कभी सोचा है, अगर किसी इंसान से कहा जाए सब कुछ भूल जाओ, नाम, पहचान, धर्म, सही गलत, और बस बताओ कि तुम कौन हो, तो ज्यादातर लोग कुछ पल चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर सब कुछ सीखा होता है, सिवाय इसके कि वे खुद क्या है। लगभग 200 साल पहले एक आदमी ने यही सवाल दुनिया के सामने रख दिया था। उस आदमी का नाम था मैक्स टर्नर, और उसने एक किताब लिखी, द ईगो एंड इट्स ओन। ये कोई आम किताब नहीं थी। ये किताब ये नहीं पूछती कि तुम अच्छे हो या बुरे। ये किताब ये भी नहीं सिखाती कि तुम्हें क्या बनना चाहिए। ये किताब सीधे एक खतरनाक सवाल पूछती है, जो कुछ तुम हो, क्या वह सच में तुम्हारा अपना है? मैक्स टर्नर ने कहा, इंसान कमजोर नहीं है, इंसान गलत भी नहीं है, लेकिन इंसान धीरे धीरे खुद का होना भूल चुका है, क्योंकि समाज उसे सिखाता है क्या सोचना है, कैसे जीना है, और कहां तक ही सोचना है। आज से हम मैक्स टर्नर की किताब द ईगो एंड इट्स ओन को बहुत आसान भाषा में समझेंगे, एक एक परत खोलते हुए, बिना डराए, लेकिन बिना झूठ बोले। अगर इंसान सबसे पहले खुद का नहीं है, तो वो किसी और का कैसे हो सकता है? अध्याय 1, मैन्युफैक्चर्ड ह्यूमंस। एक छोटे से शहर में हर साल एक ही दिन, एक ही जगह पर एक ही तरह का दृश्य दिखाई देता है। सैकड़ों बच्चे एक जैसी वर्दी में, एक सी पंक्ति में खड़े, किसी के हाथ में सवाल नहीं, किसी की आंखों में जिज्ञासा नहीं। घंटी बजते ही सब एक साथ अंदर जाते हैं, जैसे किसी कारखाने में कच्चा माल दाखिल हो रहा हो। वहां कोई ये नहीं पूछता कि ये बच्चा क्या बनना चाहता है, वहां बस ये देखा जाता है कि ये बच्चा कितना ठीक से ढला है। एक मां अपने बच्चे से कहती है, ज्यादा सवाल मत पूछा कर, लोग अजीब समझेंगे। वो मां बुरी नहीं है, उसने भी यही सीखा था। उसने भी कभी ये नहीं सीखा कि सवाल पूछना गलत नहीं होता, सवाल रोकना ज्यादा खतरनाक होता है। धीरे धीरे बच्चा समझ जाता है कि चुप रहना सुरक्षित है, और यहीं से उसकी असली ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। एक दिन वही बच्चा बड़ा होकर किसी समारोह में बैठा होता है। मंच पर कोई बोल रहा है कि अच्छा इंसान वही है जो नियम माने। पूरा हॉल ताली बजाता है। किसी को यह जानने की इच्छा नहीं होती कि नियम किसने बनाए, क्यों बनाए, और किसके फायदे के लिए बनाए। ताली बजाना आसान होता है, सोचना भारी पड़ता है। समाज बहुत चालाक है, वो किसी को जंजीर नहीं पहनाता, वो आदतें पहनाता है। वो कहता है, ये परंपरा है, ये संस्कार है, हमेशा से ऐसा ही होता आया है। और इंसान ये मान लेता है कि जो हमेशा से होता आया है वही सही होगा। किसी ने ये नहीं बताया कि गलत चीजें भी पीढ़ियों तक चलती रहती है। एक कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र देखता है कि जो सबसे ज्यादा रटता है वही सबसे समझदार कहलाता है। जो चुपचाप मान लेता है वही सभ्य माना जाता है। जो अलग सोचने की कोशिश करता है उसे भटका हुआ कहा जाता है। धीरे धीरे वो भी सीख जाता है कि भीड़ से अलग दिखना खतरे से खाली नहीं। किसी गांव में एक आदमी अपने ही खेत में नया तरीका अपनाना चाहता है। लोग हंसते हैं, कहते हैं हमारे बाप दादा ने ऐसा नहीं किया। वो आदमी चुप हो जाता है, इसलिए नहीं कि उसका तरीका गलत था, बल्कि इसलिए कि अकेला पड़ जाना उससे ज्यादा डरावना था। यही समाज की असली शक्ति है। वो सीधे मना नहीं करता, वो डर पैदा करता है। अलग होने का डर, सवाल पूछने का डर, अपने होने का डर। और इंसान धीरे धीरे वही बन जाता है जो उससे अपेक्षित होता है। उसे लगता है कि ये उसकी अपनी पसंद है, जबकि असल में वो पसंद चुनने की आदत ही भूल चुका होता है। मैक्स स्टिर्नर ने इसी प्रक्रिया को देखा था। उन्होंने कहा था कि इंसान पैदा नहीं होता, इंसान बनाया जाता है। पर यह बनाना प्यार से नहीं, सुविधा से होता है। समाज को ऐसे लोग चाहिए जो काम करें, सवाल न करें, जो माने, परखे नहीं। लेकिन यहां एक अजीब बात है, अगर सब कुछ इतना स्वाभाविक है, इतना सही है, तो फिर भीतर कहीं ये बेचैनी क्यों रहती है? ये खालीपन क्यों लगता है? ये एहसास क्यों आता है कि कुछ अपना नहीं है? शायद इसलिए क्योंकि इंसान को कभी ये मौका ही नहीं दिया गया कि वो खुद से मिले। और अगर कभी वो मिल गया तो सबसे पहले उसे ये जानना पड़ेगा कि उसके ऊपर चढ़ी परतें कौन सी है और ये परतें आती कहां से है।
यही सवाल अगली कहानी की ओर ले जाता है। अध्याय 2, इनविजिबल मास्टर्स। एक अदालत में एक आदमी खड़ा है। उसने किसी का नुकसान नहीं किया, किसी को मारा नहीं, किसी का हक छीना नहीं। फिर भी जज उसे सजा सुनाता है। वजह पूछी जाए तो जवाब मिलता है, कानून के खिलाफ गया है। अब दिलचस्प बात यह है कि कानून दिखाई नहीं देता, न उसे छुआ जा सकता है, न देखा जा सकता है। फिर भी वही आदमी की जिंदगी तय कर देता है। उस दिन उस आदमी को यह समझ नहीं आता कि उसे सजा किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक अदृश्य चीज ने दी है। ऐसी अदृश्य चीजें हमारी जिंदगी में भरी पड़ी है। उन्हें नाम दिए गए हैं धर्म, नैतिकता, मर्यादा, इज्जत, संस्कार। ये सब दिखती नहीं है, लेकिन असर ऐसा डालती है जैसे सामने खड़ी हो। एक लड़की किसी फैसले से खुश नहीं है, फिर भी कहती है, समाज क्या कहेगा। किसी ने समाज को देखा नहीं, फिर भी उससे डर सकते हैं। एक बुजुर्ग आदमी हर दिन मंदिर जाता है। वहां जाकर वो भगवान से कुछ मांगता नहीं, बस डर के साथ हाथ जोड़ता है। डर इस बात का कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। उससे पूछा जाए कि भगवान ने उससे क्या कहा, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता। फिर भी वो मानता है कि कोई ऊपर बैठा हर चीज देख रहा है। ये डर उसे बुरा इंसान नहीं बनाता, पर ये उसे आजाद भी नहीं रहने देता। समाज ने बड़ी चालाकी से इंसान के बाहर के मालिकों को हटाकर उनके भीतर मालिक बैठा दिए। पहले इंसान राजा से डरता था, अब वो अपने ही मन से डरता है। ये सोचना ठीक नहीं, ये इच्छा गलत है, ये चाह पाप है। सवाल ये नहीं कि ये बातें सही है या गलत, सवाल ये है कि इनका फैसला कौन कर रहा है। एक युवक किसी की मदद करता है। लोग कहते हैं, बहुत अच्छा काम किया। वही युवक अगर मदद न करे तो कहते हैं, अच्छा इंसान नहीं है। अब वो मदद इंसानियत से कम पहचान बचाने के लिए ज्यादा होती है। उसे अच्छा कहलाने की आदत लग चुकी होती है और यही आदत उसे नियंत्रित करने लगती है। मैक्स टर्नर ने इन्हीं अदृश्य ताकतों को सबसे खतरनाक बताया था, क्योंकि जो मालिक दिखाई देता है उससे लड़ाई हो सकती है, लेकिन जो मालिक विचार बनकर बैठ जाए उससे लड़ने का ख्याल ही नहीं आता। इंसान समझता है कि वो अपनी अंतरात्मा की सुन रहा है, जबकि असल में वो उधार की आवाजें दोहरा रहा होता है। इन अदृश्य मालिकों की सबसे बड़ी चाल ये है कि वे खुद को पवित्र घोषित कर देते हैं। उनके खिलाफ बोलना गलत माना जाता है, सवाल पूछना असभ्यता बन जाता है और इंसान धीरे धीरे अपनी ही सोच से माफी मांगने लगता है। लेकिन अगर ये सब सच में इतने पवित्र है, तो फिर इन्हें बचाने के लिए डर क्यों चाहिए? अपराध बोध क्यों चाहिए? शर्म क्यों चाहिए? शायद इसलिए क्योंकि ये मालिक ताकतवर नहीं है, बस माने जाते हैं। और अगर इन्हें मानना बंद कर दिया जाए तो क्या बचेगा? क्या इंसान अकेला रह जाएगा या पहली बार खुद के साथ खड़ा होगा? इसी सवाल का पीछा हमें आगे ले जाता है। अध्याय 3, द लाई कॉल्ड फ्रीडम। एक शहर में हर 5 साल बाद उत्सव जैसा माहौल होता है। सड़कों पर पोस्टर लगते हैं, नारों की आवाज गूंजती है। लोग कहते हैं, आज हम आजाद हैं, आज हम चुनेंगे। लोग कतार में खड़े होते हैं, एक बटन दबाते हैं और बाहर निकल आते हैं। चेहरे पर संतोष होता है, जैसे कोई बड़ा फैसला ले लिया हो। लेकिन अगले ही दिन वही लोग फिर उसी व्यवस्था के सामने खड़े होते हैं। वही नियम, वही मजबूरी, वही आदेश। किसी को यह ख्याल नहीं आता कि अगर ये आजादी थी तो ये इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गई। एक युवक से पूछा जाता है, तुम अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हो? वो बिना रुके जवाब देता है, जो सुरक्षित हो। उससे पूछा जाता है, सुरक्षित किससे? वो चुप हो जाता है। उसे सिखाया गया है कि जोखिम लेना बेवकूफी है, अलग रास्ता चुनना गलती है। विकल्प दिए गए हैं, लेकिन सीमित। उसे लगता है कि वह चुन रहा है, जबकि वो सिर्फ तय की गई पंक्ति में आगे बढ़ रहा होता है। समाज आजादी को बहुत सुंदर शब्दों में पेश करता है। वो कहता है, तुम जो चाहो सोच सकते हो। लेकिन जैसे ही कोई असुविधाजनक बात सोचता है, माहौल बदल जाता है। उसे समझाया जाता है, टोका जाता है, कभी कभी अलग थलग कर दिया जाता है। आजादी तब तक ठीक है जब तक वो सवाल न बन जाए। एक महिला अपने पहनावे को लेकर निर्णय लेती है। लोग कहते हैं,
चॉइस तो उसकी है। लेकिन वही लोग धीरे से ये भी जोड़ देते हैं, पर सीमा में। वो सीमा कहाँ है ये कोई नहीं बताता। सीमा दिखती नहीं, पर हर कोई उसे पहचान लेता है, और वही अदृश्य रेखा तय करती है कि आजादी कितनी है। मैक्स स्टिर्नर ने इसी दिखावे को झूठी आजादी कहा था। उनके अनुसार असली बंधन वो नहीं होता जो बाहर से दिखे, बल्कि वो होता है जिसे इंसान सही मान ले। जब इंसान खुद ही अपनी हदें स्वीकार कर लेता है, तब किसी पहरेदार की जरूरत नहीं रहती। एक आदमी अखबार पढ़ता है और कहता है, अब सब कुछ खुल गया है, बोलने की आजादी है। लेकिन वो बोलते समय शब्द चुनता है, आवाज धीमी रखता है और अंत में कह देता है, वैसे छोड़िए। ये छोड़ देना ही असली संकेत है। आजादी मौजूद है, पर शर्तों के साथ। समाज ने आजादी को एक एहसान की तरह पेश किया है, जैसे कहा जा रहा हो, इतना सोचने की अनुमति है, इससे आगे नहीं। और इंसान उस अनुमति के लिए आभारी भी हो जाता है। वो ये भूल जाता है कि आजादी मांगी नहीं जाती, ली जाती है। अगर इंसान सच में आजाद होता, तो उसे हर समय ये साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो नियमों के भीतर रहकर भी खुश है। ये खुशी अक्सर एक समझौता होती है, जिसे मुस्कान का नाम दे दिया जाता है। तो सवाल ये नहीं कि आजादी है या नहीं, सवाल ये है कि ये आजादी किसने तय की है, और अगर तय किसी और ने की है, तो क्या वो आजादी सच में हमारी है? शायद अगले हिस्से में हमें यह देखना होगा कि सच और अधिकार का फैसला आखिर करता कौन है। अध्याय 4, पावर डिसाइड्स ट्रूथ। एक छोटे से कस्बे में दो लोग झगड़ते हैं। एक के पास पैसा है, पहचान है, जान पहचान है। दूसरा बस अपनी बात लेकर खड़ा है। दोनों अपनी जगह सही होने का दावा करते हैं। मामला थाने तक पहुंचता है। कुछ घंटे बाद फैसला हो जाता है। कागजों में लिखा जाता है, सच सामने आ गया। लेकिन जो बाहर खड़ा देख रहा होता है, उसे साफ दिखता है कि सच नहीं बदला, बस ताकत ने अपनी जगह दिखा दी है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि सच हमेशा जीतता है। ये बात सुनने में अच्छी लगती है, पर जिंदगी में शायद ही कभी पूरी तरह सच साबित होती है। ज्यादातर मामलों में वही सच कहलाता है जिसके पीछे ताकत खड़ी हो। और ये ताकत सिर्फ लाठी या बंदूक नहीं होती। ये पैसा हो सकती है, संख्या हो सकती है, या समाज की मंजूरी हो सकती है। एक स्कूल में दो बच्चे झगड़ते हैं। एक बच्चा ज्यादा बोलने वाला है, सवाल पूछता है, नियमों पर उंगली रखता है। दूसरा शांत है, मानने वाला है। गलती दोनों की होती है, लेकिन सजा अक्सर उसी को मिलती है जो ज्यादा दिखाई देता है। शिक्षक इसे अनुशासन कहते हैं, पर असल में ये एक सीख होती है। ताकत के सामने सच को शांत रहना चाहिए। समाज नैतिकता की बहुत बात करता है। वो कहता है, गलत गलत है, चाहे कोई भी करे। लेकिन जैसे ही गलती किसी ताकतवर के हाथों होती है, शब्द बदल जाते हैं। तब उसे मजबूरी कहा जाता है, परिस्थिति कहा जाता है, या फिर नजरअंदाज कर दिया जाता है। नैतिकता वहीं तक जिंदा रहती है जहां तक ताकत उसे जिंदा रखना चाहती है। मैक्स स्टिर्नर ने इसी पाखंड को उजागर किया था। उन्होंने कहा था कि अधिकार कोई आसमान से गिरा हुआ सच नहीं होता। अधिकार वही कहलाता है जिसे कोई छीन सकता है और संभाल सकता है। अगर अधिकार सच में पवित्र होते, तो उन्हें बचाने के लिए ताकत की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक मजदूर अपनी मेहनत का पूरा पैसा मांगता है। उसे समझाया जाता है, नियम यही है। वही नियम किसी बड़े आदमी के लिए मोड़े जा सकते हैं। तब कहा जाता है, सिस्टम समझना चाहिए। सिस्टम हमेशा समझाने के लिए कमजोर के सामने आता है, ताकतवर के सामने नहीं। सबसे अजीब बात यह है कि हम खुद भी इस खेल का हिस्सा बन जाते हैं। हम उसी को सही मानने लगते हैं जो जीत रहा होता है। हारने वाले की बात सुनने का धैर्य नहीं रखते। धीरे धीरे हमें भी लगता है कि ताकत ही सच्चाई का प्रमाण है। लेकिन अगर सच और अधिकार ताकत से तय होते हैं, तो फिर नैतिकता क्या है? क्या वो सिर्फ एक कहानी है जो कमजोरों को शांत रखने के लिए सुनाई जाती है? और अगर ऐसा है, तो इंसान को सबसे पहले किस पर भरोसा करना चाहिए? समाज के बनाए सच पर या अपनी ताकत पर? शायद अगला हिस्सा इसी डरावने सवाल से पर्दा उठाएगा कि इंसान दूसरों के साथ रिश्ते बनाता है या उन्हें निभाने के नाम पर खुद को खो देता है। अध्याय 5, रिलेशनशिप्स विदाउट चेन्स।
एक घर में रोज सुबह एक ही दृश्य होता है। सब लोग साथ बैठे होते हैं, लेकिन बातचीत बहुत नपी तुली होती है। कौन क्या बोले, कहाँ बोले, कितना बोले, सब पहले से तय होता है। कोई खुलकर कुछ नहीं कहता, फिर भी सब कहते हैं कि हम एक खुशहाल परिवार हैं। अगर कोई एक व्यक्ति जरा सा भी अलग बोल दे तो माहौल बदल जाता है। उसे समझाया नहीं जाता, उसे याद दिलाया जाता है। हमारे यहां ऐसा नहीं होता। रिश्ते दुनिया की सबसे सुंदर चीज माने जाते हैं। कहा जाता है कि इन्हीं से इंसान बनता है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि क्या इन्हीं रिश्तों में इंसान सबसे ज्यादा टूटता भी है। एक आदमी अपने मन की बात अपने माता पिता से नहीं कह पाता, क्योंकि उसे डर है कि उन्हें बुरा लगेगा। एक औरत अपनी थकान जाहिर नहीं कर पाती, क्योंकि उससे उम्मीद की जाती है कि वो सब संभाल लेगी। सब कुछ प्रेम के नाम पर चलता है, पर प्रेम में डर मिला होता है। एक शादी में सब लोग खुश दिखाई देते हैं, तस्वीरें ली जाती हैं, आशीर्वाद दिए जाते हैं, लेकिन किसी को ये जानने की फुर्सत नहीं कि वहां खड़े दो लोगों ने एक दूसरे को कितना समझा है। अक्सर रिश्ता समझ से नहीं, समझौते से चलता है, और समझौते को समाज बहुत अच्छा नाम देता है, त्याग। मैक्स टर्नर ने रिश्तों को इसी नजर से देखा था। उन्होंने कहा था कि रिश्ता तब तक जीवित है जब तक वो बोझ नहीं बनता, लेकिन समाज ये बात सुनना नहीं चाहता। समाज चाहता है कि रिश्ता पवित्र हो, चाहे वो इंसान को घुटन ही क्यों न दे, क्योंकि पवित्र शब्द सुनते ही सवाल मर जाते हैं। एक दोस्ती सिर्फ इसलिए चलती रहती है क्योंकि इतने सालों से है। कोई ये नहीं पूछता कि आज उसमें क्या बचा है। एक रिश्तेदार की बात सहनी पड़ती है क्योंकि अपना खून है। जैसे खून के साथ समझ भी आनी चाहिए। यहां रिश्ते जुड़ाव से ज्यादा जिम्मेदारी बन जाते हैं। समाज रिश्तों में भी नियम डाल देता है। कौन किससे क्या कह सकता है, कौन क्या महसूस कर सकता है, और कौन कहां तक जा सकता है। अगर कोई इन नियमों से बाहर जाता है तो उसे स्वार्थी कहा जाता है। यह शब्द बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जाता है ताकि सामने वाला खुद पर शक करने लगे। धीरे धीरे इंसान ये मान लेता है कि उसका होना दूसरों के लिए है। उसकी खुशी, उसकी चुप्पी, उसकी सहमति, सब किसी न किसी रिश्ते की कीमत बन जाती है। वो भूल जाता है कि रिश्ता अगर उसे निगल रहा है तो वो रिश्ता नहीं, सौदा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इंसान खुद ही इन जंजीरों को संभाल कर रखता है, क्योंकि अगर वो उन्हें छोड़ दे तो उसे अकेले होने का डर सताने लगता है। और समाज ने अकेलेपन को सबसे बड़ा डर बनाकर पेश किया है। लेकिन अगर हर रिश्ता बोझ न बने तो फिर रिश्ता किसके लिए है? और अगर इंसान हर रिश्ते में खुद को थोड़ा थोड़ा खो रहा है तो आखिर में बचेगा क्या? शायद अब यह समझना जरूरी है कि इंसान को सबसे ज्यादा काबू में रखने के लिए समाज कौन सा हथियार इस्तेमाल करता है। वही हथियार जो भीतर से चुप करा देता है। अध्याय 6, गिल्ट इज द वेपन। एक आदमी रात को बिस्तर पर लेटा है। दिन भर उसने कुछ गलत नहीं किया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी से झगड़ा नहीं किया, फिर भी उसे नींद नहीं आ रही। मन में एक अजीब सा बोझ है। वो खुद से पूछता है, मैं ठीक तो हूं? जवाब में कोई आवाज नहीं आती, बस एक बेचैनी बनी रहती है। ये बेचैनी किसी सजा से नहीं आई, ये अपराध बोध से आई है। और दिलचस्प बात यह है कि उसने कोई अपराध किया ही नहीं। समाज के पास इंसान को काबू में रखने का सबसे असरदार तरीका यही है, उसे दोषी महसूस कराना। बचपन से यह सिखाया जाता है कि अपनी इच्छा पर शक करो। अगर मन कुछ और चाहता है तो कहा जाता है, स्वार्थ मत करो। अगर आराम चाहिए तो कहा जाता है, दूसरे क्या सोचेंगे। धीरे धीरे इंसान अपनी ही चाह से डरने लगता है। एक औरत दिन भर घर और बाहर की जिम्मेदारियां निभाती है। कभी वो थककर बैठना चाहती है, लेकिन तुरंत मन में एक आवाज आती है, अभी और करना चाहिए। वो बैठती नहीं, क्योंकि उसे अपराध बोध होता है। ये अपराध बोध किस कानून में लिखा है कोई नहीं जानता, लेकिन इसका असर हर नियम से ज्यादा गहरा होता है। एक युवक अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता है। उसे बताया जाता है, माता पिता के सपने भी तो होते हैं। वो अपने सपने पीछे रख देता है। लोग उसकी तारीफ करते हैं कि वो बहुत समझदार है, पर कोई ये नहीं देखता कि उस समझदारी की कीमत उसने खुद को दबाकर चुकाई है।
मैक्स टर्नर ने कहा था कि अपराध बोध सबसे खामोश गुलामी है। इसमें न जंजीर दिखती है, न जेल। इंसान खुद ही अपने ऊपर पहरा बैठा लेता है। वो हर फैसले से पहले ये नहीं पूछता कि मैं क्या चाहता हूं, बल्कि ये पूछता है, क्या मुझे ऐसा सोचना भी चाहिए? समाज त्याग को महान बनाता है। त्याग की कहानियां सुनाई जाती है, उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि त्याग किसके लिए और क्यों। जब कोई अपने लिए खड़ा होता है तो उसे तुरंत ये एहसास दिलाया जाता है कि वो गलत है। इस तरह इंसान को अपनी ही खुशी से शर्म आने लगती है। एक आदमी हंसते हुए किसी खुशी का जिक्र करता है। सामने वाला कह देता है, सब ठीक है, फिर भी इतनी खुशी? मानो खुशी भी किसी शर्त पर मिलनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे ये सिखा देती है कि खुश होना भी अपराध हो सकता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि अपराध बोध को नैतिकता का नाम दे दिया जाता है। इंसान सोचता है कि वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, जबकि असल में वो बस अपने भीतर के सवालों को दबा रहा होता है, और जितना वह दबाता है उतना ही वो खुद से दूर होता जाता है। लेकिन अगर अपराधबोध इतना जरूरी है तो क्या बिना उसके इंसान बुरा हो जाएगा, या फिर वो पहली बार ईमानदारी से जी पाएगा? ये सवाल आसान नहीं है, क्योंकि इसके जवाब में एक और डर छिपा है। अगर अपराधबोध चला गया तो समाज का आखिरी हथियार भी चला जाएगा। और शायद अब यही समझने का समय है कि जब ये सारे डर, नियम और बोझ हट जाते हैं, तब इंसान क्या बचता है? वही सवाल अगली कड़ी में हमें उस जगह ले जाएगा जहां इंसान किसी भी नाम से नहीं, सिर्फ अपने होने से पहचाना जाता है। अध्याय 7, दी अनरिपीटेबल वन। एक श्मशान में चिता जल रही है। लोग खड़े हैं चुपचाप। कोई कहता है बहुत अच्छा इंसान था, कोई कहता है जिम्मेदार था, कोई जोड़ देता है सबका ख्याल रखता था। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं, राख वही रह जाती है। अजीब बात यह है कि जिस इंसान की जिंदगी भर पहचान बनी रही, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का नागरिक, मरते ही वो सब खत्म हो जाता है। आखिर में कोई ये नहीं कहता कि ये इंसान अपने लिए जिया। पूरी जिंदगी इंसान को नाम दिए जाते हैं, जन्म लेते ही, फिर धीरे धीरे और नाम जुड़ते जाते हैं। अच्छा बच्चा, समझदार छात्र, सभ्य व्यक्ति, जिम्मेदार नागरिक। हर नाम के साथ एक उम्मीद जुड़ी होती है, और इंसान उन उम्मीदों को निभाते निभाते खुद से दूर होता जाता है। उसे लगता है कि यही उसका असली रूप है, जबकि असल में वो बस भूमिकाएं निभा रहा होता है। एक आदमी रिटायरमेंट के बाद अचानक खाली महसूस करता है। लोग कहते हैं अब आराम करो, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि आराम किसे करना है। पूरी उम्र वो किसी पद, किसी पहचान के सहारे रहा। जैसे ही वो पहचान हटी, उसके नीचे कुछ दिखाई ही नहीं दिया। ये खालीपन अचानक नहीं आया, ये धीरे धीरे जमा हुआ था। मैक्स टर्नर ने कहा था कि इंसान कोई विचार नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। इंसान एक बार होने वाली घटना है, उसे दोबारा नहीं दोहराया जा सकता। लेकिन समाज को ऐसे इंसान से परेशानी होती है, क्योंकि जिसे परिभाषित न किया जा सके उसे नियंत्रित भी नहीं किया जा सकता। इसलिए समाज कोशिश करता है कि इंसान खुद को किसी न किसी नाम में बांध ले। जब कोई कहता है मैं सिर्फ मैं हूं, तो ये बात असहज कर देती है, क्योंकि फिर उससे ये नहीं पूछा जा सकता कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, या तुम्हें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। एक कलाकार अपनी पेंटिंग बनाता है, लोग पूछते हैं इसका मतलब क्या है। वो कहता है कोई मतलब नहीं। लोग निराश हो जाते हैं, क्योंकि समाज हर चीज का मतलब चाहता है। बिना मतलब की चीज उसे बेकार लगती है। इंसान के साथ भी यही होता है। अगर वो किसी काम का नहीं, किसी ढांचे में फिट नहीं, तो उसे अधूरा मान लिया जाता है। लेकिन स्टिर्नर ने यही सबसे खतरनाक बात कही थी। उन्होंने कहा कि इंसान का होना किसी मकसद के लिए जरूरी नहीं। वो इसलिए नहीं है कि किसी काम आए, वो इसलिए है क्योंकि वह है। और यही बात समाज को सबसे ज्यादा चुभती है। जब इंसान ये मान लेता है कि वो किसी विचार का नौकर नहीं, बल्कि विचार उसके इस्तेमाल की चीज है, तभी वो पहली बार हल्का महसूस करता है। तब वो धर्म को भी देखता है, नियम को भी, रिश्ते को भी, पर झुककर नहीं, बराबरी से। वो मानता है
पर मजबूरी में नहीं। ये आजादी बाहर से नहीं दिखती, ये नारे नहीं बनाती, ये चुपचाप होती है। इसमें इंसान दुनिया से भागता नहीं, बल्कि खुद के पास लौट आता है। और यही वापसी सबसे मुश्किल होती है, क्योंकि जब सारे नाम, सारे डर, सारी उम्मीदें एक पल के लिए हट जाती है, तब एक आखिरी सवाल बचता है। अगर मैं किसी का नहीं, किसी विचार का नहीं, किसी नियम का नहीं, तो फिर मैं अपने साथ क्या करूंगा? यही सवाल इस पूरी यात्रा का अंत भी है और शुरुआत भी। अगर आप यहां तक सुन पाए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बात से सहमत हैं। इसका मतलब बस इतना है कि आपने खुद से एक सवाल सुन लिया है, और कई बार सवाल सुन लेना ही सबसे बड़ा कदम होता है। ये किताब किसी को सही या गलत साबित करने नहीं आई। ये बस इतनी सी बेचैनी छोड़ जाती है कि शायद हमने जिंदगी जी तो ली, पर अपनी शर्तों पर नहीं। अगर ये ऑडियो आपके भीतर कहीं हल्की सी भी हलचल पैदा कर पाया हो, तो इसे यही रोकना जरूरी नहीं। आप अपने विचार नीचे लिख सकते हैं। सहमत हो, असहमत हो, उलझन में हो, हर प्रतिक्रिया कीमती है। अगर आपको लगता है कि ऐसी बातें और लोगों तक पहुंचना जरूरी है, तो इसे साझा कर सकते हैं। शायद किसी और को भी अपने सवाल सुनने का मौका मिल जाए। और अगर आप इस तरह की किताबों को सरल, ईमानदार भाषा में समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां जवाब कम मिलेंगे, पर सवाल सच्चे होंगे। अगली कड़ी में हम एक और परत हटाएंगे और देखेंगे कि जब इंसान खुद का होने की कोशिश करता है, तो समाज उसे कैसे रोकता है। तब तक के लिए बस इतना याद रखिए, सोचना अपराध नहीं है, और खुद होना किसी से छीना हुआ अधिकार नहीं। मिलते हैं अगले अध्याय में।